नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय पर। हमारा आज का 17वां वीडियो या 17वां टॉपिक, जिसमें हम मुगल काल के उत्तरोत्तर काल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अकबर के बाद के समय के यानी कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल के कुछ प्रश्न, जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली कल हमने अकबर के समय के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सवाल को लेते हैं। हमारा आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जहांगीर के संबंध में होगा। आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहांगीर ने सबसे पहले दो अस्पा सह अस्पा प्रणाली को शाही रूप दिया। जहांगीर फर्स्ट गेव ऑफिशियल फॉर्म टू द दो अस्पा और से अस्पा पॉलिसी। दूसरा, फरमान जारी करने के लिए मुहरे जहांगीरी का प्रयोग होता था, जो अकबर की मुहर से भिन्न थी। मुहर ए जहांगीरी वॉज यूज्ड फॉर इशूइंग फरमान्स which was different from Akbar seal। और तीसरा है, ड्यूरिंग जहांगीर रीजन द सिंबल ऑफ जस्टिस जंजीरे अदल was installed in आगरा फोर्ट। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है दो अस्पा से अस्पा, ये पहली बार हमको देखने को मिलता है किसके समय पर? खिलजियों के समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट को इनकरेक्ट लिया गया है क्योंकि ये शुरुआत में इसने इसको शाही प्रणाली का रूप नहीं दिया था, इसके पहले से ही वो था। दूसरा, और अकबर भी इसका यूज कर चुका था। दूसरा, उसके मुहर का नाम था मुहरे जहांगीरी, जो कि अकबर के मुहर से भिन्न था। तो जाहिर सी बात है, नया राजा है तो मुहर भी नया होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। और तीसरा, न्याय के प्रतीक के रूप में जंजीर ए अदल या इसको जंजीरे जहांगीर के नाम से जाना जाता था। जंजीर ए जहांगीरी, जंजीरे जहांगीरी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो पहला के अलावा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। तो ये अपने केवल बी में ऑप्शन है 2 और 3 करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जैविक व प्राकृतिक इतिहास में जहांगीर की सूची संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जहांगीर्स इंटरेस्ट इन बायोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। अब बेसिकली यहाँ पर किसी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है उसके पेंटिंग से रिलेटेड, जो उसके पेंटिंग में झलकता था। तो वह भारत का पहला शासक था जिसने वृक्षों और पक्षियों का नियमित वैज्ञानिक वर्गीकरण करवाया। ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। कौन सा कथन सही है बोला तो 4 में से कोई एक ही सही होगा। बी, उसने फतेहपुर सीकरी में एक अलग नेचुरल हिस्ट्री गैलरी की स्थापना की। ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट नेचुरल हिस्ट्री गैलरी इन फतेहपुर सीकरी। ये भी कोई ऐसा जिक्र हमारे पास उल्लेख नहीं है। सी, उसकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में पौधों और पशुओं के दर्जनों रंगीन चित्र हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे पढ़ लेते हैं। ही इंप्लीमेंटेड रॉयल रूल्स फॉर एनिमल कंजर्वेशन। उसने पशु संरक्षण के शाही नियम लागू किए थे। तो ऐसा कोई नियम उसे लागू नहीं किया था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचता है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या है? सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, एक तरफ युग्म है, आपके लेखक कृतियों के नाम है, उसके सब्जेक्ट से मिला हुआ चीज है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि 4 में से कोई एक ही सुमेलित हो सकता है। ठीक है, तुजुके जहांगीरी, अब्बास कंधारी, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला वाला। ठीक, तुजुके जहांगीरी तो उसकी आत्मकथा है ना। चलिए, जहांगीर की पद्मावत अब्दुल बसीर द्वारा जहांगीर को समर्पित, बिल्कुल गलत। ये तो पद्मावत जो वर्ल्ड फेमस ये है किताब है। ठीक,
इसके बाद सी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतमिद खान, ये स्टेटमेंट सही है, उसकी बुक है, मोतमिद खान की बुक है। और शाहनामा ए जहांगीरी, शाहजहां के समय, ये तो कोई ऐसी बुक का नाम ही नहीं है। तो तीनों गलत है सिवाय सी को छोड़ करके। तो सही मिलान में आपको क्या करना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से जो है सी ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर है सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू जहांगीर पीरियड। अब जहांगीर के समय पर कौन सा कंस्ट्रक्शन काम नहीं हुआ था। अकबर का मकबरा बनाया गया था सिकंदरा में, ठीक, कहां पर, सिकंदरा। दूसरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये भी बनाया गया था आगरा में। तीसरा, लाहौर किले का चित्रित दीवार, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बुलंद दरवाजा, ये अकबर के समय का है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर में डी आप लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जहांगीर के समय विकसित कंपनी पेंटिंग मुगल नेचुरलिस्टिक आर्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें से केवल एक आपको गलत देखना है। मुगल नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थ, यानी कि जीवंत। ठीक है, जीवंत आर्ट के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा है। यह यूरोपियन रियलिज्म के प्रभाव में विकसित शैली थी। बी, अब कौन सा गलत है पूछा इसमें, तो कोई एक ही गलत होगा चार में से। तो यह यूरोपियन रियलिज्म के प्रभाव में विकसित हुई थी। इट वॉज स्टाइल डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन रियलिज्म, यानी कि यूरोपियन यथार्थवाद का एक चित्रित उदाहरण है ये, बिल्कुल सही। ठीक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी पेंटिंग्स में यूरोपियन प्रभाव दिखता है। ठीक, इस शैली में छाया, प्रकाश तथा आकृति विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया गया था, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। उस्ताद मंसूर इस शैली के प्रमुख कलाकार थे। उस्ताद मंसूर वॉज अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा डी ऑप्शन है, यह शैली केवल धार्मिक दृश्यों को दर्शाती थी। दिस स्टाइल डिपिक्टेड ओनली रिलीजियस सेंस, लेकिन यह स्टेटमेंट चौथा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, इसमें धार्मिक तो नहीं था। जहांगीर के समय पर धार्मिकता का प्रभाव कम हो गया था और दरबारी चित्रों की संख्या बढ़ चुकी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो यही वाला हमको लेना है सही। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच दी फॉलोइंग, निम्न में से आपको सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ जहांगीर के अलग अलग चित्रकारों के नाम है और उनकी यहाँ पर मास्टरी दिखाई गई है कि इसमें किसमें उसकी मास्टरी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि आने वाले समय में सिलेबस भी चेंज होगा और अभी भी जो नए प्रकार के क्वेश्चन ढूंढे जा रहे हैं खास करके हिस्ट्री में, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। तो आपके लिए आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे आंसर भी याद रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर उस्ताद मंसूर, और ये जो थे उस्ताद मंसूर वो प्राकृतिक पशु अध्ययन में बहुत ही माहिर माने जाते थे। ठीक, उसके बाद अबुल हसन, ये फारसी लघु चित्रकला के बहुत रिफाइनमेंट के बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते थे। उसके बाद बिशन दास जो है वो पोर्ट्रेट कला में माहिर थे और मनोहर जो थे वो दरबारी चित्रकला में अभ्यस्त थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर याद रख सकते हैं, उस्ताद मंसूर का 2 प्राकृतिक पशु अध्ययन, बी का 4 यानी कि अबुल हसन फारसी वाला लघु चित्र, बिशन दास ए पोर्ट्रेट कला, और डी 3 दरबारी। तो यहाँ पर 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन ए में हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा ए 2 4 1 3। इसको आप एज इट इज याद रख सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जहांगीर कॉइन्स। जहांगीर के सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, उसने सिक्कों पर, अब सही है पूछा है, कोई एक सही इसमें होगा। पहला, उसने सिक्कों पर नूरजहां का नाम अंकित कराया था। ठीक, ही हैड नूरजहां's नेम इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स। बी, उसने सिक्कों में कलीमा पूरी तरह हटा दिया था।
द कलिमा वॉज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉइन्स। ठीक। सी, सोने के सिक्कों पर केवल फारसी कविताएं अंकित होती थी। और डी, चांदी के सिक्कों पर केवल 4 रेखाओं वाला पार्ट होता था। देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट तो होता नहीं है, मतलब है नहीं, तो गलत है। ये वाला भी गलत है, सोने के सिक्कों पर केवल फारसी मुद्रा। कलीला पूरी तरह से हटा दिया गया था, कलीमा बिल्कुल गलत। और एक ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा, ए वाला, जिसमें सिक्कों में आपको नूरजहां के नाम का अंकन मिल जाएगा। तो इन 4 स्टेटमेंट में एक ही सही है, ए वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, ही हैड नूरजहांस नेम इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नूरजहां फैक्शन। नूरजहां फैक्शन यानी कि नूरजहां गुट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पूछा है। नूरजहां गुट क्या था? जहांगीर के समय पर उसकी वाइफ नूरजहां ने अपना एक खुद का गुट बना लिया था, जो प्रभावशाली गुट था, एक राजमहल के अंदर हर काम में इंटरफेयर करता था वो। ठीक, अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है? पहला स्टेटमेंट है, इसे जहांगीर का दाहिना हाथ कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड जहांगीर्स राइट हैंड। बी, अच्छा इसमें से क्या बताना आपको, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इसमें इत्मादुद्दौला, आसफ खां और नूरजहां शामिल थे। यह गुट उत्तराधिकार राजनीति में सक्रिय था और यह गुट हमेशा शाहजहां के पक्ष में होता था। अब यहां पर स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो सही है, हर काम करता था ये गुट, इसलिए जहांगीर का ये राइट हैंड कहलाता था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसमें इत्मादुद्दौला यानी कि नूरजहां के पिता, आसफ खान नूरजहां का भाई, इसके अलावा खुद नूरजहां और इसकी पत्नी अस्मत बेगम, ये सब इसमें शामिल थे। ठीक, बाद में अपनी भतीजी को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक, जो कि जिसका नाम मुमताज था। तो ये नूरजहां गुट के बारे में तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यह दूसरा, और यह गुट उत्तराधिकार की राजनीति में भी सक्रिय था, बिल्कुल सही। ये मेन इसका काम तो यही था कि उत्तराधिकारियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाए। और डी, यह गुट हमेशा शाहजहां के पक्ष में था, बिल्कुल नहीं, ये उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर उसके पक्ष में होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो यहां पर ऑप्शन में डी वाला जो है हमको क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो डी वाला ही इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आंसर लेना है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शाहजहां के समय को मुगल वास्तुकला का, संगमरमर वास्तुकला का, मुगल वास्तुकला में, ऐसा लिखना, मुगल वास्तुकला में संगमरमर वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां पीरियड ऑफ इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मार्बल आर्किटेक्ट ऑफ मुगल इन मुगल आर्किटेक्ट। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ताजमहल से लेकर के बहुत सारी चीजें, जामा मस्जिद और ये सारी चीजें किस में बनी है? संगमरमर में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ और इसमें पित्रादुरा तकनीक का व्यापक प्रयोग है। ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1632 टू 1653 विच एक्सटेंसिव यूज ऑफ पित्रादुरा टेक्निक। जो पित्रादुरा टेक्निक है, ये एक यूरोपियन टेक्निक है, यूरोपियन तकनीक है, जो ईरान होते होते भारत पहुंची और भारत में मुगलों ने इसका व्यापक यूज किया। और इसका पहला यूज मिलेगा आपको कहां पर? एतमाद उद दौला के मकबरा में, एतमाद उद दौला के मकबरे में। ठीक, इसके अलावा आपको हुमायूं के मकबरे में भी इसका प्रयोग आपको मिल जाएगा। ठीक, और इस ताजमहल में तो भर भर के मिला है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक प्रकार का जड़ाऊ का काम होता है पित्रादुरा, जहां पर दो पत्थरों को आपस में काट करके जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं पित्रादुरा आर्ट। और तीसरा, ताजमहल की 4 मीनारें मुख्य गुंबद से बाहर की तरफ झुकी हुई है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है, ताकि अगर जब झुके तो वो ताजमहल के ऊपर ना आए। ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे पास डी ऑप्शन में है अवेलेबल। 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग शाहजहां रीजन, निम्न में से कौन सी घटना शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुई थी? पहला, पुर्तगाली शक्तियों का हुगली में दमन, ठीक। दूसरा, दक्कन में अहमदनगर का पूर्ण अंत, कंप्लीट एंड ऑफ अहमदनगर सल्तनत इन दक्कन, कंधार को पुनः प्राप्त करना, रिकैप्चर ऑफ कंधार, और डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ दीवाने खास का निर्माण। अब देखो, शाहजहां के समय पे दीवाने आम दीवाने खास दोनों बना था, कहां पर? दिल्ली में, लाल किले के प्रांगण में, ठीक। पुर्तगाली शक्ति का हुगली में दमन, ये भी हुआ था। दक्कन में अहमदनगर सल्तनत का पूर्ण अंत, ये भी आप मान सकते हो कि हुआ था, है ना। इसके औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन में जो बहुत सारे राज्य थे उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया गया था, और कंधार जो है वो हमेशा के लिए इनसे अलग हो गया था मुगलों से शाहजहां के समय पर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर जो है सी ले लेना है आपको सीधे तौर पर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग शाहजहां रेवेन्यू रिफॉर्म, शाहजहां के राजस्व सुधारों से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब सही है, करेक्ट पूछा है। पहला, उसने तकसीम ए गल्ला प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया, ही कंप्लीटली एबॉलिश्ड दी तकसीम ए गल्ला सिस्टम। क्या समाप्त कर दिया था? नहीं किया था, तो चल रहा था, ये स्टेटमेंट गलत है। बी, जब्ती प्रणाली को, अब गल्ला सिस्टम आपको पता होगा, गल्ला मंडी वाला, जो मंडी में धान बेचने आप समझते होगे, है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंडी सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी से रिलेटेड अभी भी वो मंडी वाला सिस्टम चल रहा था। तो जब्ती प्रणाली को दक्षिण में भी पूर्णतः लागू किया था, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तीसरा, खालसा भूमि में सीधे शाही नियंत्रण बढ़ाया, ये तो सही है, आगे पढ़ लेते हैं। डी, उसने अकबरनामा ए दीवानी नामक कर संधि जारी किया, ही इशूड टैक्स कोड कॉल्ड अकबरनामा ए दीवानी, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो हमको मिलता नहीं है, ऐसा कोई जिक्र। और कुल मिला के इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी वाला, ये सही लग रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप सी आंसर सही ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से आपके समक्ष मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड है। एक तरफ मॉन्यूमेंट्स के नाम हैं और उसके बारे में उसकी विशेषताएं हैं। लाल किला दिल्ली, ये शाहजहां का केंद्र था। मयूर सिंहासन, चौथा, सोने चांदी के जड़ाऊ स्तंभ से अलंकृत। जामा मस्जिद, ये पूर्ण हुआ था बन करके, है ना, 1658 में, और एतमाद उद दौला प्रथम संगमरमर का प्रयोग, तो ये है पहला। सिंपल था, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से बनेगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 हमारे पास बी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप बी ऑप्शन सही ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग शाहजहां पेंटिंग स्टाइल। अब शाहजहां की चित्रकला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। चित्रों में सौंदर्य, नजाकत और नाजुक ब्रश वर्क पर जोर दिया गया था, ठीक। पेंटिंग एम्फेसाइज ब्यूटी, डेलिकेसी एंड फाइन ब्रश वर्क। दूसरा, कोर्ट सेंस वर पेंटेड मोर देन वॉर सीन्स। तीसरा, यूरोपियन रियलिज्म इन्फ्लुएंस डिक्रीज्ड फर्दर, यूरोपियन कला का प्रभाव और कम हो गया। और डी, आर्टिस्ट वर कॉल्ड नक्श निगरान, कलाकारों को नक्श निगरान कहा जाने लगा। अब यहां पर हमको पता है कि जहांगीर के समय पर उसके पेंटिंग में यूरोपियन कला का प्रभाव बढ़ चुका था, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, कम हो गया था। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, और हमसे पूछा भी क्या है, कौन सा गलत है, तो सी वाला ही गलत है। बाकी कलाकारों को नक्शे निगारा कहा जाने लगा, स्टेटमेंट सही है। नाजुक ब्रश वर्क पर जो गिलहरी से ब्रश बनता था वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, और युद्ध दृश्यों की तुलना में दरबारी दृश्य अधिक बनाए जाने लगे थे। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट
आपको लेना है ना, सही आंसर के रूप में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शाहजहानाबाद नए मुगल साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र बना। शाहजहानाबाद बिकम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द न्यू मुगल एम्पायर। ये शाहजहां के समय से क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, दिल्ली के पास। दूसरा, लाल किले के दीवाने खास में शिलालेख गर फिरदौस बर रुए अस्त अमी अस्त ये सब लिखा हुआ है। दी इंस्क्रिप्शन आगरा अगर फिरदौस बर रुए अस्त, ठीक है, ये ऐसा है पूरा, गर फिरदौस बर रुए अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्तो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दुनिया में जन्नत कहीं पर है तो यही है, यही है, यही है। ये जहांगीर ने कहा के लिए कहा था, कश्मीर के लिए कहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, शाहजहां की राजधानी पहले आगरा फिर दिल्ली बनी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहले आगरा थी फिर दिल्ली में उसने उसको शिफ्ट किया, वही शाहजहानाबाद वाला। तो स्टेटमेंट डी ऑप्शन सही है, तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके समक्ष 3 स्टेटमेंट है और वहां पर हमको विचार करना है। पहला, औरंगजेब ने जब्ती बंदोबस्त की जगह इजारा प्रणाली को फिर से बढ़ावा दिया। दूसरा, उसके काल में पहली बार जागीर संकट, जागीर क्राइसिस संरचनात्मक रूप से उभरा। और तीसरा, उसके शासनकाल में खालसा भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता गया। अब यहां पर औरंगजेब के समय पर इजारा प्रणाली को बढ़ाए जाने के ऐसे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। उसने इसको नहीं, इजारा मतलब समझ गए क्या होता है, इजारेदारी व्यवस्था, ठेके पर भूमि देने की व्यवस्था, इजारेदारी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये औरंगजेब ने नहीं किया था। दूसरा, उसके काल में पहली बार जागीर संकट उभर करके आया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसके शासनकाल में खालसा भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता गया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर 16वें का आंसर क्या लेना है आपको, केवल 2 और 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप सीधे आंसर याद करिए, 2 और 3 इसमें आंसर ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक तरफ औरंगजेब की नीतियां हैं, उसके खिलाफ उसका प्रभाव आपको दिखाया गया है, तो आपको इसमें चयन करना है कि कौन सा सही कहां कहां पर जुड़ा है। अब जजिया कर अगर पुनः लागू होगा तो क्या होगा, हिंदुओं में असंतुष्टि बढ़ेगी और राजपूतों में भी बढ़ेगी। ठीक है, दक्कन का संलग्नीकरण, एनेक्सेशन ऑफ डेक्कन, इससे मराठे जो है वो उत्कर्ष पाएंगे। मुत्सहिब की पुनर्बहाली, ये नैतिक व धार्मिक पुलिस की सक्रियता को दिखाता है। और सूफी दरगाहों पर नियंत्रण, चढ़ावे व भूमि दान पर रोक इससे लगेगी। तो सिंपल है ना, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ये ए ही में है, 1, 2, 3 और 4 करेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक विस्तार पहुंचा। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट है, स्टेटमेंट ये है करेक्ट है। दूसरा, यह विस्तार मुख्यतः मराठों के सहयोग नीति से संभव हुआ, ये तो कहीं से भी सवाल पैदा हो नहीं सकता, तो ये सही हो ही नहीं सकता। इस अवधि में साहित्य का विकास अपनी चरम सीमा पर था। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग इट्स पीरियड, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसके समय पर डेवलपमेंट तो ना के बराबर हुआ था। केवल एक सही है, यहां पर स्टेटमेंट भी हमारे पास है अवेलेबल, केवल एक वाला ऑप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 19। What were the long-term consequences of Aurangzeb's Deccan campaigns? औरंगजेब द्वारा दक्कन अभियानों के दीर्घकालीन परिणाम क्या हुए? पहला, साम्राज्य का अत्यधिक सैन्यीकरण, बिल्कुल हुआ। ठीक, खजाने का भारी क्षय बार बार युद्धों से। ठीक, तीसरा,
मराठों का भू राजनीतिक विस्तार, जियोपॉलिटिकल एक्सपांशन ऑफ मराठास, ये भी हुआ, इसी का ही प्रभाव था, क्योंकि इनके बार बार आक्रमण से मराठा का उत्कर्ष बढ़ाने में सफलता मिली थी मराठों को। और चौथा, उत्तर भारत में प्रशासनिक शिथिलता, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण में उसके प्रभाव ज्यादा करने का प्रयास किया, उत्तर भारत में उसके प्रभाव कम होने शुरू हो गए। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होगा, 1 2 3 चारों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 से पहले मुगल सत्ता पूर्णतः प्रतीकात्मक क्यों हो चुकी थी, जिसके निम्न कारण थे, है ना। पहला, सैन्य शक्ति समाप्त हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी थी, उनके पास कोई सैन्य शक्ति बची ही नहीं थी 1857 तक। राजस्व पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण भी हो चुका था, मराठों का उत्थान और साम्राज्य का केवल एक शहर दिल्ली तक सीमित रह जाना। अब ये मराठों का उत्थान यहाँ पर तो कोई इनके लिए विशेष कारण है नहीं, तो चौथा जो है वो करेक्ट होगा, केवल एक शहर दिल्ली तक सीमित रह जाना, और वो भी लाल किले तक। तो 1 2 4 इसमें करेक्ट होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी, उसमें हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बी ऑप्शन करेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, चरखाना विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? व्हाट इज द चरखाना रिबेलियन एसोसिएटेड विथ? राजस्व वसूली की कठोरता, राजनीति में घुलते सूफी आदेश, सैनिकों की लंबी तैनाती, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, चरखाना विद्रोह एक्चुअल में काशी, उज्जैन, पटना जैसे ऐसे क्षेत्र, बंगाल ऐसे क्षेत्र जहां पर सूत काटने का काम होता था, वीविंग, वहां पर बुनकरों से विशेष कर लिया गया था, बुनकरी कर विशेष रूप से लिया गया था, यानी कि उनके चरखे पर लगने वाला टैक्स लिया जाता था। ठीक, तो बेसिकली चरखाना विद्रोह जो था वो चरखे से रिलेटेड था, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चरखाना विद्रोह जो है बेसिकली ये उत्तर भारत में सूत काटने वालों पर जो टैक्स लगाया गया था, चरखा टैक्स, उसके खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर औरंगजेब्स हैरेसनेस टुवर्ड द सूफी मूवमेंट? सूफी आंदोलन पर औरंगजेब की कठोरता का मुख्य कारण क्या था? पहला, सूफियों का हिंदू सहयोग बढ़ना, वे शिया संप्रदाय के हो गए थे, उनका मानना था कि यह राजनीतिक रूप धारण कर रहे हैं, और फतवा आलमगीरी का विरोध। अब यहां पर सूफियों के ऊपर उसने जो दमन चक्र चलाया था, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका मानना यह था कि वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ही बिलीव दैट दे वर बिकमिंग पॉलिटिकल। तो यहां पर ये उसके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो सकती थी अगर वो पॉलिटिकली उसको परेशान करने लग जाते, तो इसलिए उसने क्या है उस पर क्या बोलना चाहिए, उसके कठोरता बढ़ती उनके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, विच रिलीजियस पॉलिटिकल चेंज वाज सीन ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड? औरंगजेब के काल में निम्न में से कौन सा धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन देखा गया? इबादत खाने को बंद कर दिया गया, क्लोजर ऑफ इबादत खाना, इसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ दीन इलाही को पुनर्जीवित करना, जजिया समाप्त करना, या सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। अब यहाँ पर हमको पता है कि औरंगजेब ने ऐसी कोई नीति अपनाई थी जिसमें हम अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजियस या टॉलरेंसी की बात कर सकें। इसके अलावा एबॉलिश किया था क्या जजिया को? बिल्कुल नहीं किया था। दीन इलाही को जीवित किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था। दीन इलाही जो अकबर का धर्म था, तो बिल्कुल उसके खिलाफ था। और इबादत खाने को इसने बंद कर दिया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथन देखें। बहादुर शाह प्रथम ने जजिया समाप्त किया। बहादुर शाह फर्स्ट एबॉलिस्ट जजिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जहादर शाह ने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। जहादर शाह प्रमोटेड द इजारा सिस्टम। और सी, फर्रुखसियार ने कंपनी को दस्तक छूट दी। अब फर्रुखसियार ने कंपनी को दस्तक छूट दी थी 1917 में। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला भी स्टेटमेंट सही है और जहादर शाह वाला स्टेटमेंट भी
करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट आप करेक्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर है डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, नादिर शाह का आक्रमण 1739 के परिणाम के बारे में है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नादिर शाह इन्विजन, इससे क्या हुआ? ट्रेजरी एम्प्टीड, यानी कि ट्रेजरी इनकी खाली हो गई थी, बिल्कुल पूरा लूट लाट के ले गया था बेचारे को, है ना, उनको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं बचा था। दूसरा, मुगल अधिकार की वैधता समाप्त, लेजिटिमेसी ऑफ मुगल अथॉरिटी एंडेड। मुगल अधिकार की वैधता जो है उसके बारे में अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला होगा, हम इसको आगे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। मराठों का उत्तर भारत में विस्तार हुआ और अफगानी छापों में वृद्धि हुई। अब यहां पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मराठों का उत्तर भारत में विस्तार निश्चित तौर पर हुआ। ठीक है, अफगानों के छापों में वृद्धि हुई, ये भी हुआ। तो 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है, हमको चारों आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। हालांकि मुगल अधिकार की वैधता में ऐसे कोई समाप्ति तो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां इसके बाद भी 1739 के बाद भी मुगल अपने पद पर बने रहे थे और 1857 तक वो लगभग अपने पद पर ठीक ठाक तरीके से थे। तो यहाँ पर 1 3 4 ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं कर रहा हूं एक काम, यहाँ पर 2 ऑप्शन निकाल करके 1 3 4 को आंसर में दे रहा हूं। ठीक है, और इस हिसाब से हम डी आंसर को ले रहे हैं। ठीक, बाद में जब पीडीएफ आपको भेजा जाएगा तो मैं वहां पे सुधरवा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ले सकते हैं करेक्ट, 1 3 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक तरफ सूची है रूलर्स के नाम और उसके समय पर घटने वाली घटनाएं। पहला, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियार, शाह आलम तुती। अब बहादुर शाह के समय पर जजिया कर समाप्त हुआ था, तो ये आ जाएगा 4 के साथ। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब का विशेष व्यापारिक रियायत, नादिर शाह द्वारा दिल्ली की लूट। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे हुई थी, क्या हुई थी? 1739 में नादिर शाह की लूट हुई थी। फर्रुखसियार अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक रियायत दिया था इसने, ठीक, 1717 में। और शाह आलम द्वितीय सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप इन्हीं के समय पर शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था, डी का आ जाएगा 1। तो 4 2 3 1 ऑप्शन में होगा, 4 2 3 1 ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ मुगल पॉलिटिकल डिसटेग्रीगेशन। निम्न में से कौन सा कारण मुगलों की राजनीतिक विघटन का प्राथमिक कारण था? मराठा संघ का उदय, नवाबी प्रांतों की स्वायत्तता, केंद्र की आय में निरंतर कमी और फौजी रोजमर्रा का संकट। अब इसमें सबसे प्राथमिक कारण पूछा जा रहा है, तो सबसे प्राथमिक कारण होता है पैसा, और पैसा कहां पर है? केंद्र की आय, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग सेंट्रल रेवेन्यू, तो यहां पर किसी भी साम्राज्य के विघटन में सबसे बड़ा कारण होता है एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है, और पैसा। ठीक, तो यहां पर जो दिख रहा है वो सी है, निरंतर कमी। इसके बाद नेक्स्ट 27 के बाद 28, बंगाल के नवाबों की स्वतंत्रता का मूल कारण क्या था? व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ बंगाल्स नवाब्स इंडिपेंडेंस? मुगल सेना का पतन, कर्नाटक युद्धों का प्रभाव, फारस की राजनीति या यूरोपियन व्यापारिक दबाव। अब यहां पर सिंपली दिख रहा है हमको कि ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मुगल सैन्य का पतन हो चुका था और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो खुद ही इतने कैपेबल हो चुके थे कि मुगलों को ही चुनौती दे सकते थे, इसलिए। तो 28 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। ड्यूरिंग विच रूलर्स टाइम डिड मुगल एम्पायर बिकम मेयरली नॉमिनल? किस शासक के समय पर मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था? मुगल शासकों के बारे में बात करी जा रही उत्तर गुप्त काल में। मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, जहादर शाह और अकबर द्वितीय। अब देखिए, मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला तो फिर भी ठीक था। शाह आलम के समय पर ये युद्ध लड़ने में के
युद्ध लड़ने में कैपेबल था, तो ये भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक था। जहादर शाह ये शुरुआती राजाओं में से एक था उत्तर मुगल काल के, तो ये भी ठीक ठाक था। अकबर द्वितीय जो था वो अंग्रेज संरक्षित प्रथम मुगल था, यानी कि सिर्फ नाम मात्र का राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, अकबर सेकंड। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। शाह आलम सेकंड्स फेमस स्टेटमेंट पावर बिलोंग टू द कंपनी शैडो इज माइन इज रिलेटेड टू विच इवेंट? शाह आलम द्वितीय का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि सत्ता कंपनी की छाया मेरी किस घटना से संबंधित है? इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और मराठा मुगल संधि। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। शाह आलम वर्सेस अंग्रेज, ठीक, और यहीं पर अंग्रेजों ने इसकी सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया था और अपने अधीन ले लिया था इसको। और यहीं पर उसने कहा था, मतलब अपने आप को ऐसी सांत्वना देने के लिए हो सकता है कि सत्ता कंपनी की भले है लेकिन छाया जो है वो मेरी ही रहेगी। ठीक है, मतलब एक बोल सकते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता, वो वाली बात थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर खत्म होता है आज का हमारा पूरा 30 के 30 सवाल, और उम्मीद है कि ये भी सेशन आपके लिए उपयोगी रहा हो। ठीक है, आपका जो सजेशन हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे से शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी सेशन होगा वो शिरोधार्य होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।